गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंट्स में मैं आपको कल बता रही थी कि चेक के लिए क्या रूल होता है। जब हम लोग को क्वेश्चन आता है चेक से रिलेटेड तो उसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं। मैंने आपको रूल नंबर 1 बता दिया था। आज हम लोग देखते हैं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 है चेक से रिलेटेड। कल चेक से रिलेटेड रूल नंबर 1 में ये बातें थी कि जब भी हम किसी को अकाउंट से चेक से पेमेंट करते हैं, जब भी किसी को चेक से पेमेंट करते हैं तो हम वहां पे क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट एंट्री करते हैं। चेक अकाउंट नहीं लिखा जाता बल्कि बैंक अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है, ये हमारा पहला रूल था। आज हम लोग रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 का मतलब है यदि चेक प्राप्त किया जाए और उसी दिन बैंक में जमा कर दिया जाए तो चेक को बैंक अकाउंट के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, इफ check received and deposited into bank on same day then check will be treated by bank account। अगर चेक उसी दिन रिसीव किया गया और उसको उसी दिन बैंक में जमा करा दिया गया तो हम लोग चेक को क्या दिखाते हैं, बैंक अकाउंट से दिखाते हैं। देखिए, इससे रिलेटेड हम लोग एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह से रहेगा ये। चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Check received from Shyam and deposited into bank on same day. Same day. Rupees is 500। ठीक है, अगर चेक रिसीव किया गया और सेम डे ही बैंक में जमा करा दिया गया तो हम लोग उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। ठीक है, चेक चूंकि हम लोग रिसीव किए हैं और उसको बैंक में जमा करा रहे हैं तो चेक रिसीव कौन किया है, चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, तो हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। चूंकि हम लोग सेम डे जमा करवा दिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। यहाँ है 500, यहाँ है 500। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड डिपॉजिटेड लिखने की जरूरत नहीं है, चेक रिसीव फ्रॉम श्याम। उसी तरह से देखिए जितना भी क्वेश्चन है उसी तरह से है। जैसे मान लीजिए कमीशन रिसीव करेंगे हम लोग उसी दिन और उसी दिन उसको बैंक में जमा करा देंगे तो भी एंट्री इसी तरह की होगी। उसके बाद फिर अगर हम लोग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, सॉरी, गुड्स सोल्ड फॉर चेक ₹9,000 एंड चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है ना, तो आपको ध्यान देना है कि जब चेक हम लोग रिसीव किए और उसी दिन बैंक में जमा करा दिए तो उसे बैंक अकाउंट की तरह दिखाना है। और रूल नंबर 3 देख लीजिए, इफ चेक रिसीव्ड एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे एंड चेक विल बी ट्रीटेड एज कैश अकाउंट। अब यहाँ पे एक रूल और है जो थोड़ा अलग है। रूल नंबर 3 बताता है आपको, रूल नंबर चेक से रिलेटेड ये रूल नंबर 3 आपको बताता है कि यदि हमने चेक को रिसीव किया पर हमने उसी दिन उसे बैंक में जमा नहीं किया, चेक को रिसीव किया और उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो चेक अकाउंट को हम लोग बैंक अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट की तरह दिखाएंगे। ठीक है, रूल नंबर 3 इज इफ चेक रिसीव एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन सेम डे एंड चेक विल बी ट्रीटेड एज कैश अकाउंट। यदि चेक प्राप्त किया जाए और उसी दिन बैंक में नहीं जमा किया जाए तो चेक को कैश अकाउंट के रूप में दिखाया जाता है।
चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि जर्नल का जो परफॉर्मा है वो कैसे बनाते हैं और किस तरह से फिर हम लोग उसमें अकाउंट्स को शुरू करते हैं। ठीक है, जर्नल का परफॉर्मा बनाने सिखाएंगे आपको। जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि हमें परफॉर्मा बनाना है, जर्नल बनाना है, तो हम लोग को लिखना होगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉट 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 कंपनी। ठीक है, अब देखिए ये तो जर्नल एंट्री का परफॉर्मा हो रहा है। अब हम लोग इसको खींचेंगे लाइन। यहाँ पे होता है डेट का कॉलम, ठीक है, फिर होता है पार्टिकुलर्स के लिए कॉलम, फिर हम लोग बनाते हैं एलएफ का कॉलम, और फिर बनाते हैं दो अमाउंट का कॉलम बनाते हैं। ठीक है, देखिए ये हो गया डेट का कॉलम, ये हो गया पार्टिकुलर्स का कॉलम, ये हो गया एलएफ का कॉलम, और ये हो गया अमाउंट्स का कॉलम। ये डेबिट होता है और ये होता है क्रेडिट। ठीक है, देखिए इस तरह से हमें जर्नल एंट्री बनाना है। मान लीजिए कुछ भी डेट दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पे उसको लिख देंगे। मान लीजिए 2020 का जनवरी 1 है, जनवरी 1 हम लोग कर दिए। हम लोगों को सबसे पहला क्वेश्चन मिला है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस विथ स्टार्टेड विथ कैश, हम लोग कैश के साथ बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चूंकि हम लोग कैश के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग कैश को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। चूंकि यहाँ पे कहीं कैपिटल लिखा नहीं है, पर कैश से जब हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसे एज अ ट्रीटेड ऑफ कैपिटल, वो हमारे लिए कैपिटल बन जाता है, पूंजी बन जाता है। दैट्स मीन यहाँ टू कैपिटल अकाउंट होगा। आपका यहाँ पे अमाउंट्स कुछ भी रख सकते हैं आप, मान लेते हैं हम लोग रखते हैं 10,000 रुपए। तो अमाउंट जो डेबिट का अमाउंट रहेगा वो डेबिट कॉलम में जाएगा, और जो क्रेडिट का अमाउंट रहेगा वो क्रेडिट कॉलम में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बीइंग लिख सकते हैं बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। इट्स डन। परफॉर्मा के साथ अब आप लोग जनरल एंट्री बना लेंगे। जनरल एंट्री जब भी हमें बनाना है परफॉर्मा के साथ ही बनाना है, लेकिन जब हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस बनाते हैं कॉपी में तो हम लोग बिना परफॉर्मा के भी बना लेते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग एग्जाम के लिए इसको सॉल्व करना होगा तो परफॉर्मा के साथ ही सॉल्व करना होगा। सबसे पहले डेट कॉलम होगा, जो भी डेट हमारे पास दिया रहेगा, जिस डेट में जो काम होगा उस डेट को वहाँ पे चढ़ा देना है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश सबसे पहला ही क्वेश्चन होता है आपके क्वेश्चन में। आप अगर इलास्ट्रेशन बनाएंगे तो भी आप देखेंगे कि चूंकि हम लोगों को बिजनेस के बारे में ही सारी एंट्री करनी है, तो बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है, उसका एंट्री कैसे करना है, वो सबसे पहले जानना होगा। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश होता है, विथ कैपिटल होता है, विथ फर्नीचर होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज हो, जिस जिस भी चीजों से हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं वो सबको डेबिट करते हैं और टू कैपिटल अकाउंट, बिकॉज जिस भी चीज से हम बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारा कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो इस तरह से अब आप कुछ कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप उसे पूछ सकते हैं, ना तो इसके बाद मैं आपको एक इलास्ट्रेशन बताने के बाद एक लेजर शुरू कर दूंगी। ठीक है, जैसे आपके पास रहेगा, मान लीजिए गुड्स परचेज फ्रॉम, अच्छा एक और क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहता है, जैसे कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
तो इसमें आपको दो चीज ध्यान रखना पड़ता है। कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कैश में लेन देन करना, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब होता है उधार में लेन देन करना। तो जब हम लोग कैश में लेन देन करते हैं तो जिससे भी लेन देन करते हैं उसका नाम हमें मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कैश में जब हमने सामान खरीद लिया तो उसके बाद फिर वो कौन है या क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। परंतु यदि हमने क्रेडिट में माल बेचा है या सेल किया या परचेस किया, कुछ भी किया, अगर क्रेडिट में किया है तो फिर वहाँ पे हमें उनका नाम लिख कर रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कैश, यदि कैश ट्रांजेक्शन है तो उसमें हमें नाम की ज़रूरत नहीं पड़ती, परंतु यदि क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो उसमें हमें नाम की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए रहेगा गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, कैसे हम लोग लिखते हैं, गुड्स गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट। अब चूंकि इसने माल खरीदा है, पर क्या में खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो हमें इसका नाम लिख कर रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कैश में खरीदता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर सकते थे हम, परंतु इसने माल खरीदा है लेकिन क्रेडिट में खरीदा है, तो हमें यहाँ लिखना होगा महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चूंकि हमने सेल किया है तो सेल ऑलवेज क्रेडिट ही होता है, तो इस तरह महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। मान लीजिए अमाउंट हम लोग रखते हैं यहाँ पे 7,000, तो हम लोग यहाँ पे अमाउंट रखते हैं 7,000, 7,000, ठीक है। यहाँ पे आप बीइंग लिख सकते हैं, बीइंग गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू महेश। अगर कैश ट्रांजेक्शन होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन कैश, या तो फिर नहीं भी लिखते, अगर क्रेडिट रहता है तो लिखा जाता है, ठीक है। अगर कैश रहता है तो नहीं लिखा जाता, तो हम लोग लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पर चूंकि यहाँ पे हमारे क्रेडिट दिया हुआ है इसलिए हमें क्या लिखना पड़ा, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।